क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लगता है? आपके सामने रखी ये मेज, आपके हाथ में पकड़ा ये फोन, यहां तक कि आप खुद भी उतने ठोस नहीं हैं जितना आप मानते हैं। ये कोई जादू की बात नहीं है, बल्कि एक गहरे दार्शनिक सत्य की शुरुआत है जिसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा दूसरी सदी में, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने सच्चाई की हमारी पूरी समझ को बदल दिया। कल्पना करिए कि आप एक झील के किनारे खड़े हैं। पानी की सतह पर चांद का प्रतिबिंब दिख रहा है। यह चांद बिल्कुल रियल लगता है, आप इसे छूने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका हाथ पानी में जाता है, प्रतिबिंब बिखर जाता है। तो क्या यह चांद रियल था या इल्यूजन? यह सिंपल एग्जाम्पल हमें समझाता है कि अपीयरेंस और रियलिटी के बीच कितना डीप गैप हो सकता है। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से नागार्जुन की फिलॉसफी शुरू होती है। हमारे डेली एक्सपीरियंस में हम कॉन्स्टेंटली इस इल्यूजन के साथ जीते हैं कि जो कुछ भी हमें सॉलिड लगता है वो वास्तव में सॉलिड है। जब आप वॉल पे अपना हाथ रखते हैं तो आपको लगता है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेकिन मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि ये वॉल मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। एटम्स के बीच में वास्ट एम्प्टीनेस है। फिर भी हमारी परसेप्शन इसे सॉलिड के रूप में एक्सपीरियंस करती है। यही पैराडॉक्स ही नागार्जुन की फिलॉसफी का फाउंडेशन है। नागार्जुन का नाम सुनते ही अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई सामान्य बौद्ध दार्शनिक होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नागार्जुन केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि तर्क के एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो किया वो इतना रैडिकल था कि आज भी लगभग 1800 साल बाद दुनिया भर के फिलोसोफर्स उनके विचारों से जूझ रहे हैं। नागार्जुन ने सच की हमारी पूरी धारणा को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि हम जिसे रियलिटी मानते हैं वो एक्चुअली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इल्यूजन है। नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और वे माध्यमिक स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं। उनका मेन वर्क मूल माध्यमिक कारिका है, जिसमें उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया। ये टेक्स्ट 450 वर्सेस में ऑर्गेनाइज्ड है, जो 27 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। वे सिर्फ थ्योरेटिकल फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि एक प्रैक्टिकल टीचर भी थे जो चाहते थे कि लोग इन इनसाइट्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। उनकी अप्रोच बहुत यूनिक थी। वे किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश करने के लिए पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते थे, बल्कि वे ये दिखाते थे कि हमारी सभी अजम्पशंस में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये मेथड बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमें फोर्स करती है कि हम अपनी बेसिक बिलीफ्स को क्वेश्चन करें। उनका फेमस वर्स है जिसमें वे कहते हैं कि रियलिटी 4 कैटेगरीज से बियॉन्ड है। ना तो ये एग्जिस्ट करती है, ना ही ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ना ही ये दोनों है, और ना ही ये कुछ भी नहीं है। दूसरी सदी में जब नागार्जुन ने अपने विचार प्रस्तुत किए तो उस समय भारतीय दर्शन में 2 मुख्य धाराएं थी। एक तरफ थे वो लोग जो मानते थे कि सब कुछ वास्तविक है, हर चीज का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये फिलोसोफर्स कहते थे कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, टाइम एग्जिस्ट करता है, सब कुछ का अपना इनहेरेंट नेचर है। दूसरी तरफ थे वो जो कहते थे कि कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ इल्यूजन है। ये लोग एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म के सपोर्टर थे। नागार्जुन ने इन दोनों एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट किया और एक तीसरा रास्ता दिखाया जिसे माध्यमिक कहा जाता है। उन्होंने देखा कि पहली अप्रोच की प्रॉब्लम यह है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अज्यूम करती है, जबकि ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। दूसरी अप्रोच की प्रॉब्लम यह है कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कंप्लीटली नेगेट कर देती है, जो भी रियलिस्टिक नहीं है। माध्यमिक शब्द का अर्थ है मध्य मार्ग, लेकिन ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं। ये एक बिल्कुल अलग तरीका है रियलिटी को देखने का। जब हम कहते हैं मध्य मार्ग, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं खड़े हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि हमने उन दोनों एक्सट्रीम्स को ही ट्रांसेंड कर दिया है। ये मध्य मार्ग एक डायनामिक अंडरस्टैंडिंग है। ये स्टैटिक पोजीशन नहीं है, बल्कि एक फ्लोइंग अवेयरनेस है। जैसे नदी का पानी ना तो कंप्लीटली स्टिल होता है और ना ही केओटिक टर्बुलेंस में होता है, बल्कि एक ग्रेसफुल फ्लो में होता है, वैसे ही माध्यमिक अप्रोच भी एक बैलेंस्ड फ्लो है अंडरस्टैंडिंग की। ये अप्रोच हमें सिखाती है कि हम ना तो नाहिलिस्टिक बने और ना ही इटर्नलिस्टिक। हम रियलिटी को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सेप्ट करें। आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रोप देख रहे हैं अंधेरे में।
पहली नजर में आपको लगता है ये एक स्नेक है, आप डर जाते हैं। ये है पहला एक्सट्रीम, आप मान रहे हैं कि स्नेक वास्तव में वहां है। फिर जब लाइट आती है आप देखते हैं कि ये तो रोप है। अब आप कह सकते हैं कि स्नेक बिल्कुल भी नहीं था, ये प्योर इल्यूजन था। ये है दूसरा एक्सट्रीम। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि दोनों ही व्यूज इनकम्प्लीट हैं। सच्चाई ये है कि स्नेक का अपीयरेंस रोप के कारण ही पॉसिबल हुआ था। अगर रोप नहीं होती तो स्नेक का इल्यूजन भी नहीं होता। और रोप भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी फाइबर्स से बनी है जो प्लांट्स से आते हैं, जो सॉइल और वाटर पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। यही है माध्यमिक का कोर इनसाइट। इस एग्जाम्पल को और भी डीपली समझते हैं। जब आपने स्नेक देखा तो वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली रियल था। उस मोमेंट में आपका फियर रियल था, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स रियल था। तो स्नेक की रियलिटी को कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही जब आपको पता चला कि ये रोप है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि स्नेक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। Snake existed as a dependent phenomenon, dependent on rope, on dark mass, on your perception, on your past experiences with snakes. अब आते हैं शून्यता के कॉन्सेप्ट पर। शून्यता शायद सबसे मिसअंडरस्टूड फिलोसॉफिकल टर्म है। जब लोग शून्यता सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है एम्प्टीनेस, खालीपन, या कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये बिल्कुल गलत समझ है। नागार्जुन की शून्यता का मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव, यानी कोई भी चीज अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। शून्यता का संस्कृत टर्म है शून्यता। इसकी एटिमोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। शून्य का मतलब है स्वोलन या प्रेग्नेंट। ये एम्प्टीनेस नहीं है बल्कि फुलनेस है, पॉसिबिलिटीज से भरी हुई। जैसे प्रेग्नेंट वुमन एम्प्टी नहीं होती बल्कि न्यू लाइफ से भरी होती है, वैसे ही शून्यता भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी से भरी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रोफाउंड है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि एम्प्टीनेस और फुलनेस एक्चुअली सेम रियलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। इसे समझने के लिए आइए एक फ्लावर को देखते हैं। ये फ्लावर ब्यूटीफुल है, फ्रेग्रेंट है, कलरफुल है, लेकिन क्या ये फ्लावर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? अगर हम डीपली देखें तो ये फ्लावर सीड्स पर डिपेंड करता है, सॉइल पर, वाटर पर, सनलाइट पर, एयर पर। इन सब के बिना ये फ्लावर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल डिपेंडेंसीज नहीं है। ये फ्लावर है तभी जब कोई कॉन्शियसनेस इसे परसीव करती है। अगर कोई देखने वाला नहीं है तो क्या ये फ्लावर है? ये क्वेश्चन फिलोसॉफिकल लग सकता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। हमारी परसेप्शन, हमारी लैंग्वेज, हमारे कॉन्सेप्ट्स, ये सब मिलकर इस फ्लावर को फ्लावर बनाते हैं। एक बी के लिए ये फ्लावर कुछ और है, नेक्टर का सोर्स है। एक आर्टिस्ट के लिए ये ब्यूटी का सिंबल है। एक बॉटनिस्ट के लिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक चाइल्ड के लिए ये खेल का साधन है। एक पोएट के लिए ये इंस्पिरेशन है। तो फ्लावर का फ्लावरनेस भी डिपेंडेंट है परसीवर पर। ये कोई फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है। ये रिलेटिविटी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डिपेंडेंट है हमारे पर्सपेक्टिव पर। और भी गहरे जाएं तो ये फ्लावर एटम से बना है, जो पार्टिकल से बने हैं, जो एनर्जी के पैटर्न्स हैं। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि मैटर की फंडामेंटल लेवल पर सिर्फ एनर्जी फील्ड्स हैं, कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं हैं। तो आखिर में ये सॉलिड फ्लावर कहाँ है? ये सिर्फ रिलेशंस का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। यही है शून्यता का रियल मीनिंग, कि सब कुछ रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है, कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शून्यता का मतलब ये नहीं है कि फ्लावर एग्जिस्ट नहीं करता। फ्लावर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जिस तरह से एग्जिस्ट करता है वो हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग है। ये एग्जिस्ट करता है एज अ डिपेंडेंट फिनोमिनन, एज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स। ये अंडरस्टैंडिंग हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देती है लाइफ को देखने का। नागार्जुन इसे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं अपने फेमस वर्स में। वे कहते हैं कि जो कुछ भी डिपेंडेंटली अराइजेस होता है वही शून्य है, और जो शून्य है वही डिपेंडेंटली अराइजेस होता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि सेम रियलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। ये वर्स बहुत डीप है।
क्योंकि ये हमें दिखाता है कि डिपेंडेंट अराइजिंग और एम्प्टीनेस एक्चुअली सिनोनिमस हैं। ये अंडरस्टैंडिंग रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों ही इनकम्प्लीट कैटेगरीज हैं। रियलिटी ना तो प्योर एग्जिस्टेंस है और ना ही प्योर नॉन एग्जिस्टेंस, ये डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये एक थर्ड कैटेगरी है जो हमारी नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न्स को चैलेंज करती है। हमारा माइंड यूजुअली बाइनरी थिंकिंग में काम करता है, या तो कुछ है या नहीं है, लेकिन नागार्जुन हमें तीसरा ऑप्शन देते हैं। आइए इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। जब आप एंग्री फील करते हैं तो क्या ये एंगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये एंगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर, आपके फिजिकल स्टेट पर। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट चेंज हो जाए तो एंगर भी चेंज हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और बहुत एंग्री हो रहे हैं। ये एंगर रियल लगता है, इंटेंस लगता है, लेकिन अगर सडनली आपको फोन कॉल आ जाए कि आपको प्रमोशन मिल गया है तो वो एंगर इंस्टेंटली डिसअपीयर हो जाता है। तो वो एंगर कहाँ गया? ये दिखाता है कि एंगर का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, ये सिर्फ कंडीशंस का कॉम्बिनेशन था। ये ऑब्जर्वेशन बहुत लिबरेटिंग है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारे इमोशंस भी डिपेंडेंट हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत लिबरेटिंग है। जब आप रियलाइज करते हैं कि आपका एंगर, आपका सैडनेस, आपका फियर, ये सब डिपेंडेंट फिनोमेना हैं, तो आप इनसे आइडेंटिफाई नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि ये टेम्पररी स्टेट्स हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस के कारण अराइज होती हैं। ये आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। यही बात पॉजिटिव इमोशंस के साथ भी है। आपकी हैप्पीनेस भी डिपेंडेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको अटैचमेंट से फ्री करती है। आप हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं जब वो आती है, लेकिन आप उससे डेस्परेटली क्लिंग नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी इम्पर्मानेंट है। ये बैलेंस्ड अप्रोच आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट है। जब हम कहते हैं कि इमोशंस डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली नम हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इमोशंस के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करें। आप इमोशंस को फील करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन आप उनसे ओवरवेल्म नहीं होते। आप उन्हें पास होने देते हैं जैसे क्लाउड्स आसमान में पास होते हैं। नागार्जुन का ये फिलॉसफी सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को समझने का। जब आप शून्यता को समझते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आप भी एक डिपेंडेंट फिनोमेना है। आपका आइडेंटिटी, आपका पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स, ये सब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिलेशनशिप्स का रिजल्ट हैं। ये रियलाइजेशन इनिशियली स्कैरी लग सकती है। अगर मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मैं कौन हूं? लेकिन एक्चुअली ये बहुत फ्रीइंग है। जब आप समझते हैं कि आपका सेल्फ फिक्स्ड नहीं है, तो आप रियलाइज करते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आप अपनी लिमिटेशंस के प्रिजनर नहीं हैं। आपका पर्सनैलिटी भी डिपेंडेंट है। ये आपके जीन्स पर डिपेंड करती है, आपके एनवायरनमेंट पर, आपके एक्सपीरियंसेस पर, आपके चॉइसेस पर। अगर कोई भी एलिमेंट चेंज हो जाए तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है। ये स्कैरी नहीं है, ये एम्पावरिंग है। इसका मतलब है कि आप विक्टिम नहीं हैं अपनी करंट लिमिटेशंस के। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन में। माध्यमिक फिलॉसफी में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू ट्रूथ्स का थियरी। नागार्जुन कहते हैं कि दो लेवल्स पर ट्रूथ एग्जिस्ट करती है। एक है कन्वेंशनल ट्रूथ और दूसरी है अल्टीमेट ट्रूथ। कन्वेंशनल ट्रूथ के लेवल पर फ्लावर एग्जिस्ट करता है, आप एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं। ये प्रैक्टिकल लेवल है जहां हम डेली लाइफ जीते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ के लेवल पर सब कुछ शून्य है, यानी सब कुछ डिपेंडेंट है, कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग नहीं है। ये दोनों ट्रूथ्स कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, बल्कि ये सेम रियलिटी के डिफरेंट लेवल्स हैं। ये टू ट्रूथ्स थ्योरी बहुत सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल और अल्टीमेट दोनों पर्सपेक्टिव्स को साइमल्टेनियसली होल्ड करने की सुविधा देती है। ये टू ट्रूथ्स थ्योरी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ये हमें बताती है कि हमें दोनों लेवल्स को साइमल्टेनियसली होल्ड करना है।
हम कन्वेंशनल लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नेसेसरी है, लेकिन हमें अल्टीमेट लेवल को भी रिमेंबर रखना है क्योंकि ये विजडम और फ्रीडम देती है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रैक्टिकल है। आप कन्वेंशनल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, गोल्स परस्यू कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आप अल्टीमेट लेवल पर भी अवेयर रहते हैं कि ये सब डिपेंडेंट फिनोमेना है। ये अवेयरनेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, विजडम देती है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप कन्वेंशनल लेवल पर प्रॉफिट और लॉस को सीरियसली लेते हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अल्टीमेट लेवल पर आप जानते हैं कि ये भी डिपेंडेंट फिनोमेना है। सक्सेस और फेलियर दोनों ही टेम्पररी हैं, दोनों ही कंडीशंस पर डिपेंडेंट हैं। ये नॉलेज आपको स्ट्रेस से बचाती है, आपको बैलेंस्ड रखती है। नागार्जुन का अप्रोच बहुत साइंटिफिक भी है। मॉडर्न फिजिक्स भी यही कह रही है कि मैटर सॉलिड नहीं है बल्कि एनर्जी के पैटर्न्स हैं। आइंस्टाइन का E=mc² भी यही सजेस्ट करता है कि मैटर और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। क्वांटम मैकेनिक्स भी सजेस्ट करती है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड सेपरेट नहीं है। ये सब नागार्जुन के इनसाइट्स को वैलिडेट करता है। लेकिन नागार्जुन सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे थे, वे कह रहे थे कि ये विजडम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होनी चाहिए। जब आप शून्यता को समझते हैं तो आप कंपैशनेट बनते हैं, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि सभी बीइंग्स सेम डिपेंडेंट नेचर शेयर करते हैं। आपका सफरिंग और दूसरों का सफरिंग फंडामेंटली सेम नेचर का है, दोनों डिपेंडेंट फिनोमेना है। जब आप देखते हैं कि कोई पर्सन एंग्री है या सैड है तो आप जज नहीं करते, आप समझते हैं कि ये पर्सन भी उन्हीं कंडीशंस का विक्टिम है जो एंगर या सैडनेस क्रिएट कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग नेचुरल कंपैशन क्रिएट करती है। आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि सेपरेशन एक इल्यूजन है। माध्यमिक फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेडिटेशन में भी होता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि थॉट्स कैसे अराइज होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी थॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग नहीं है। हर थॉट प्रीवियस थॉट्स पर, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर, आपकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है। ये ऑब्जर्वेशन आपको थॉट से आइडेंटिफाई करने से रोकती है। आप रियलाइज करते हैं कि आप थॉट्स नहीं हैं, बल्कि आप वो अवेयरनेस हैं जो थॉट्स को ऑब्जर्व करती है। लेकिन ये अवेयरनेस भी फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, ये भी डिपेंडेंट फिनोमेना है। मेडिटेशन में आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सेंसेशंस कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। कोई भी सेंसेशन परमानेंट नहीं है। पेन आती है और जाती है, प्लेजर आती है और जाती है। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको इम्पर्मनेंस की रियलिटी से कनेक्ट करता है। नागार्जुन की टीचिंग्स का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये मिडल वे है। ये न तो नाहिलिस्टिक है और न ही इटर्नलिस्टिक। ये कहती है कि लाइफ मीनिंगफुल है, लेकिन ये मीनिंग फिक्स्ड या इंडिपेंडेंट नहीं है। ये मीनिंग रिलेशनशिप से, कनेक्शन से, इंटरडिपेंडेंस से आती है। जब आप किसी को लव करते हैं तो ये लव रियल है कन्वेंशनल लेवल पर, लेकिन अल्टीमेट लेवल पर ये भी डिपेंडेंट है आपकी हिस्ट्री पर, आपकी वैल्यूज पर, सर्कमस्टेंसेस पर। ये अंडरस्टैंडिंग लव को कम वैल्यूएबल नहीं बनाती, बल्कि इसे और भी प्रेशियस बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रेयर और डेलिकेट है। शून्यता की अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी को भी एनहांस करती है। जब आप रियलाइज करते हैं कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, तो आप पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि करंट सिचुएशन, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट हो, चेंज हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। ये फिलॉसफी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्पफुल है। जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप उसे आइसोलेटेड एंटिटी के रूप में नहीं देखते। आप उसके डिपेंडेंसीज को समझते हैं, उसके कॉजेस को ट्रेस करते हैं। ये अप्रोच आपको मोर इफेक्टिव सॉल्यूशंस फाइंड करने में हेल्प करती है। नागार्जुन का माध्यमिक सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थियरी नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू है। ये आपको सिखाती है कि कैसे विजडम और कंपैशन को बैलेंस करना है, कैसे कन्वेंशनल रियलिटी में पार्टिसिपेट करते हुए अल्टीमेट ट्रूथ को भी रिमेंबर रखना है। आज के टाइम में जब हम कांस्टेंट चेंज और अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं, नागार्जुन की टीचिंग्स और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। जब आप समझते हैं कि चेंज ही नेचर है, तो आप चेंज को रेजिस्ट नहीं करते, बल्कि उसके साथ फ्लो करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आज के डायनामिक वर्ल्ड में बहुत वैल्यूएबल है।
कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों ने रियलाइज किया कि जिन चीजों को वे परमानेंट मानते थे वे एक्चुअली फ्रैजाइल थीं। जॉब्स, रिलेशनशिप्स, रूटीन्स, सब कुछ चेंज हो गया। जिन लोगों ने इम्पर्मानेंस को एक्सेप्ट किया वे बेटर कोप कर पाए। जो लोग परमानेंस में अटैच्ड थे उन्हें ज्यादा डिफिकल्टी हुई। शून्यता की ये अंडरस्टैंडिंग आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम फ्रॉम फिक्स्ड आइडेंटिटीज, फ्रीडम फ्रॉम रिजिड एक्सपेक्टेशंस, फ्रीडम फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट वाइजली, टू बी कंपैशनेट, टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द वेब ऑफ रिलेशनशिप्स जिसमें हम सब एग्जिस्ट करते हैं। नागार्जुन ने हमें दिखाया कि रियलिटी ना तो प्योरली ऑब्जेक्टिव है और ना ही प्योरली सब्जेक्टिव। ये रिलेशनल है। हम सब इस वास्ट वेब ऑफ रिलेशनशिप्स का पार्ट है और यही हमारी ट्रू नेचर है। जब हम इसे समझते हैं तो हम पीस पाते हैं, विजडम पाते हैं और ऑथेंटिक हैप्पीनेस पाते हैं जो डिपेंडेंट नहीं है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर, बल्कि आती है डीप अंडरस्टैंडिंग से। यही है नागार्जुन का गिफ्ट हमारे लिए, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो हमें फ्री करती है सफरिंग से, कनेक्ट करती है सब कुछ के साथ और दिखाती है कि एम्प्टीनेस और फुलनेस सेम रियलिटी के दो फेसेस हैं। ये विजडम टाइमलेस है और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1800 साल पहले थी। नागार्जुन के मध्यमक दर्शन में एक बहुत ही गहरा सवाल छुपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हम देखते हैं, जिन्हें हम छूते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वे वास्तव में कितनी वास्तविक हैं? ये सवाल सिर्फ फिलॉसफिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये हमारी पूरी एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन को हिला देने वाला सवाल है। नागार्जुन कहते हैं कि हमारी समझ में एक बुनियादी भ्रम है। हम मानते हैं कि चीजें अपने आप में पूरी और स्वतंत्र हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये भ्रम इतना डीप रूटेड है कि हमारी पूरी लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। आज हम इस शून्यता की लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रियलिटी की समझ को पूरी तरह बदल देती है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो हम नेचुरली अज्यूम करते हैं कि ये मैं हूं। जब हम कॉफी का कप उठाते हैं तो हम मानते हैं कि ये एक सॉलिड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन नागार्जुन की इनसाइट ये है कि ये सारी परसेप्शन फंडामेंटली फ्लॉड है। हमारी सारी सफरिंग, हमारी सारी कंफ्यूजन इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आती है। मध्यमक दर्शन का मतलब है मिडिल पाथ, यानी बीच का रास्ता। नागार्जुन ने दूसरी शताब्दी में इस फिलॉसफी को डेवलप किया था। उस टाइम पर भारत में विभिन्न फिलॉसफिकल स्कूल्स के बीच इंटेंस डिबेट चल रहे थे। कुछ स्कूल्स कहते थे कि सब कुछ परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, जबकि दूसरे कहते थे कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नागार्जुन ने देखा कि दोनों ही पोजीशंस एक्सट्रीम हैं और रियलिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। उन्होंने कहा था कि हम दो एक्सट्रीम्स के बीच फंसे रहते हैं। एक तरफ हम मानते हैं कि चीजें परमानेंटली एग्जिस्ट करती हैं, दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नागार्जुन कहते हैं कि दोनों ही गलत हैं। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन वे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। यही है शून्यता का मतलब। शून्यता का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि चीजें अपने इनहेरेंट नेचर से एम्प्टी हैं। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली काउंटर इंट्यूटिव लगती है। हमारी कॉमन सेंस कहती है कि अगर मैं एक चेयर देख रहा हूं तो चेयर ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि हमें डीपर लुक करना होगा। चेयर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। उसका एग्जिस्टेंस काउंटलेस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में पूरी नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है? आइए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक टेबल को देखिए। हम कहते हैं ये एक टेबल है, लेकिन क्या ये टेबल अपने आप में एग्जिस्ट करती है? अगर हम इसे केयरफुली देखें तो ये टेबल वुड से बनी है। वुड ट्रीज से आती है। ट्रीज सॉइल, वाटर, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। सॉइल में मिनरल्स होते हैं जो अर्थ से आते हैं। अर्थ का फॉर्मेशन कॉस्मिक प्रोसेसेस से हुआ है। ये कॉस्मिक प्रोसेसेस स्टार्स के लाइफ साइकिल से कनेक्टेड है। इस तरह ये सिंपल टेबल पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। लेकिन ये सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंसीज के बारे में नहीं है। इस टेबल का एग्जिस्टेंस कारपेंटर के स्किल्स पर भी डिपेंड करता है।
कारपेंटर के स्किल्स उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है, ट्रेनिंग एजुकेशनल सिस्टम्स पे डिपेंड करती है, एजुकेशनल सिस्टम्स सोसाइटी के वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। इस तरह एक सिंपल टेबल का एग्जिस्टेंस सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स से भी कनेक्टेड है। और फिर है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी। हम इसे टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में टेबल का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट लैंग्वेज से आता है। लैंग्वेज कल्चरल एवोल्यूशन से आती है। अगर हमारे पास टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या ये स्टिल एक टेबल होती, या फिर ये सिर्फ वुड का एक पीस होती? ये सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही नहीं है। हमारे थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस सभी इसी तरह इंटरडिपेंडेंट हैं। जब आप खुश महसूस करते हैं तो ये खुशी कहां से आती है? शायद किसी अच्छी न्यूज से, या किसी लव्ड वन से मिलने से, या कोई अचीवमेंट से। लेकिन ये भी पूरी स्टोरी नहीं है। आपकी खुशी आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक था तो आप खुशी को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी करंट हेल्थ कंडीशन भी अफेक्ट करती है कि आप कैसा फील करते हैं। आपकी सोशल एनवायरनमेंट, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप्स, सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है आपकी इमोशनल स्टेट में। ये खुशी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये कंडीशंस पर डिपेंड करती है। जब कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो खुशी भी चेंज हो जाती है। कभी कभी ये चेंज इतनी सटल होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा कि हमारी इमोशंस कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग हैं। नागार्जुन इसे प्रतीति समुत्पाद कहते हैं, यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हर चीज दूसरी चीजों पर डिपेंड करती है, कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड इंसाइट है। इसका मतलब है कि हमारी रियलिटी एक वेब की तरह है जहां हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। अगर आप इस वेब में से कोई भी थ्रेड निकाल दें तो पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। यह अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? जब हम रियलाइज करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स भी इंटरडिपेंडेंट हैं तो हम उन्हें डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। हम समझ जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आइसोलेटेड नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट है। इसलिए सॉल्यूशन भी मल्टीपल लेवल्स पर काम करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये होगा कि डिप्रेशन को एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम मानकर उसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की अंडरस्टैंडिंग से हम देखते हैं कि डिप्रेशन मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसलिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी मल्टीपल लेवल्स पर काम करना होगा। अब आते हैं कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप पर। हम नॉर्मली सोचते हैं कि कॉज पहले आता है फिर इफेक्ट होता है। ये लीनियर थिंकिंग है जो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल है। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि ये भी एक इल्यूजन है। रियलिटी में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं है। अगर कारण पूरी तरह स्थिर हो तो परिणाम बदल नहीं सकता, पर दुनिया बदलती रहती है। इसका मतलब है कि कॉज भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। जो चीज एक मोमेंट में कॉज है वो नेक्स्ट मोमेंट में स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि सेम कॉज कभी ट्वाइस अकर नहीं करता। एक सीड को लीजिए, हम कहते हैं कि सीड प्लांट का कॉज है, लेकिन क्या सीड इंडिपेंडेंटली प्लांट को प्रोड्यूस करता है? नहीं। सीड को सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। इन सभी के बिना सीड कुछ नहीं कर सकता। तो एक्चुअली प्लांट का कॉज सिर्फ सीड नहीं है, बल्कि सभी कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। लेकिन ये भी पूरी पिक्चर नहीं है। सीड भी कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं है, ये भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। जब सीड सॉइल में जाता है तो ये इमीडिएटली स्टार्ट करता है चेंजिंग। ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सेल्यूलर चेंजेस होते हैं। तो जो एंटिटी प्लांट को प्रोड्यूस करती है वो वही सीड नहीं है जो ओरिजिनली प्लांटेड थी। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप भी रिलेटिव है। जो चीज एक मोमेंट में कॉज है वही दूसरे मोमेंट में इफेक्ट बन जाती है। प्लांट सीड का इफेक्ट है, लेकिन जब प्लांट में फल आते हैं तो प्लांट उन फलों का कॉज बन जाता है, और जब फल में सीड्स बनते हैं तो फल उन सीड्स का कॉज बन जाता है। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जहां कोई फिक्स्ड कॉज या फिक्स्ड इफेक्ट नहीं है।
ये साइक्लिकल नेचर सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में नहीं है, हमारी थॉट्स भी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। एक थॉट दूसरी थॉट को ट्रिगर करती है, जो तीसरी थॉट को ट्रिगर करती है, लेकिन कभी-कभी ये थर्ड थॉट पहली थॉट को इन्फ्लुएंस करती है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लीनियर चेन नहीं। नागार्जुन कहते हैं कि अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि कॉज और इफेक्ट दोनों ही कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्शंस हैं। रियलिटी में सिर्फ एक कंटिन्यूअस फ्लो है, एक प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली कॉज और इफेक्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये डिवीजन रियल नहीं है, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का प्रोडक्ट है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस रखती है। जब हम समझ जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन परमानेंटली फिक्स नहीं है, तो हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि अगर हम कंडीशंस को चेंज करें तो रिजल्ट्स भी चेंज हो सकते हैं। ये हमें होपलेसनेस से बचाता है और पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो ट्रेडिशनल थिंकिंग ये होगी कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं या मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूं। लेकिन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की अंडरस्टैंडिंग से हम देखते हैं कि फेलियर मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट है। प्रिपरेशन टाइम, स्टडी मेथड्स, स्ट्रेस लेवल्स, स्लीप क्वालिटी, न्यूट्रिशन, फैमिली एनवायरनमेंट, टीचर्स, टीचिंग स्टाइल, एग्जाम फॉर्मेट और भी बहुत कुछ। इसलिए इंप्रूवमेंट भी मल्टीपल एरियाज में पॉसिबल है। अब आते हैं सबसे चैलेंजिंग टॉपिक पर, यानी सेल्फ की एम्प्टीनेस पर। ये शायद नागार्जुन की सबसे रैडिकल इंसाइट है। हम सभी मानते हैं कि हमारा एक सेल्फ है, एक मैं है जो परमानेंट और अनचेंजिंग है। ये अजम्पशन इतनी बेसिक है कि हमें नॉर्मली इस पर क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं लगती। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि ये भी एक इल्यूजन है। मैं कोई ठोस इकाई नहीं, बस प्रक्रियाओं का संगम है। ये आइडिया इनिशियली वेरी डिस्टर्बिंग लग सकती है। अगर कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है तो फिर कौन ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन डिसीजंस ले रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए? ये सभी वैलिड क्वेश्चंस हैं और नागार्जुन इन सभी को एड्रेस करते हैं। जब आप कहते हैं मैं, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आपका बॉडी? लेकिन आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। आपके सेल्स हर मोमेंट रिप्लेस हो रहे हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि 7 इयर्स में आपका पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। तो क्या आप वही पर्सन है जो 7 इयर्स पहले थे? अगर आप फिजिकली सेम नहीं हैं, तो कौन सी चीज आपको आप बनाती है? शायद आप कहेंगे कि आपका माइंड परमानेंट है, लेकिन आपके थॉट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। अभी जो थॉट आपके माइंड में है वो नेक्स्ट सेकंड में गॉन हो जाएगी। आपकी मेमोरीज भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। कुछ मेमोरीज फेड हो जाती हैं, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती है। जो चीजें आपको 20 इयर्स पहले इंपॉर्टेंट लगती थी, वे अब शायद इरेलेवेंट लगती हैं। तो माइंड भी परमानेंट नहीं है। नागार्जुन कहते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं वो एक्चुअली 5 स्कंधास का कॉम्बिनेशन है। ये हैं फॉर्म यानी फिजिकल बॉडी, सेंसेशन यानी फीलिंग्स, परसेप्शन यानी रिकग्निशन, मेंटल फॉर्मेशंस यानी थॉट्स और इमोशंस, और कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस। ये सभी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। कोई भी स्कंधा परमानेंट नहीं है। तो इन चेंजिंग स्कंधास के कॉम्बिनेशन को हम मैं कैसे कह सकते हैं? ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। ऑर्केस्ट्रा में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन कोई परमानेंट ऑर्केस्ट्रा एंटिटी नहीं है। म्यूजिक क्रिएट होती है इंस्ट्रूमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से। सिमिलरली, जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेसेस के कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट है। लेकिन फिर भी कुछ तो है जो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। आप रिमेंबर करते हैं अपना चाइल्डहुड, आप प्लान करते हैं अपना फ्यूचर। नागार्जुन कहते हैं कि ये कंटिन्यूटी भी रियल है, लेकिन ये कोई परमानेंट एंटिटी की वजह से नहीं है। ये एक स्ट्रीम की तरह है। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली डिस्टर्बिंग लग सकती है। अगर कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, तो फिर कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन डिसीजंस ले रहा है? नागार्जुन कहते हैं कि ये भी एक रॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन कोई एक्सपीरियंसर नहीं है। डिसीजन मेकिंग हो रही है, लेकिन कोई परमानेंट डिसीजन मेकर नहीं है। ये एक रिवर की तरह है। रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन कोई परमानेंट रिवर नहीं है। हर मोमेंट का पानी डिफरेंट है, फिर भी हम कहते हैं कि ये सेम रिवर है। इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस एक स्ट्रीम है,
एक्सपीरियंसेस फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कोई परमानेंट एक्सपीरियंसर नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग का प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि ये हमें अटैचमेंट से फ्री करती है। जब हम समझ जाते हैं कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, तो हम ईगो के साथ कम आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपनी फेलियर्स और सक्सेसेस को कम पर्सनली लेते हैं। ये हमें इमोशनल फ्रीडम देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है तो नॉर्मली आप डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सेल्फ पर अटैक हो रहा है। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि कोई फिक्स सेल्फ नहीं है, तो आप क्रिटिसिज्म को डिफरेंटली रिसीव कर सकते हैं। आप इसे यूजफुल फीडबैक के रूप में ले सकते हैं, पर्सनल अटैक के रूप में नहीं। अब आते हैं लैंग्वेज के रोल पर। यह शायद नागार्जुन की सबसे सटल इंसाइट है। नागार्जुन कहते हैं कि लैंग्वेज हमारे इल्यूजन्स का एक मेजर सोर्स है। शब्द चीजों को स्थिर बना देते हैं, जबकि वास्तविकता बहती है। जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि उस वर्ड का कोई फिक्स्ड मीनिंग है, कोई फिक्स्ड रेफरेंट है। उदाहरण के लिए, जब हम ट्री कहते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि कोई एंटिटी है जो ट्री है, लेकिन एक्चुअली जिसे हम ट्री कहते हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है, चेंजिंग है, एजिंग है। कोई मोमेंट में ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, फिर भी हम सेम वर्ड ट्री यूज करते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ नाउन्स के साथ नहीं है, एडजेक्टिव्स के साथ भी यही इशू है। जब हम कहते हैं ये ट्री बड़ी है, तो हम एज्यूम करते हैं कि बड़ा कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन बड़ा रिलेटिव है। ये ट्री किसी ग्रास के कंपैरिजन में बड़ी है, लेकिन किसी माउंटेन के कंपैरिजन में छोटी है। तो बड़ा कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलेशनल है। लैंग्वेज की ये नेचर हमारे थिंकिंग को अफेक्ट करती है। हम स्टार्ट करते हैं थिंकिंग इन कैटेगरीज में। हम रियलिटी को फिक्स्ड बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी परसेप्शन को रिजिड बना देता है। हम फ्लोइंग रियलिटी को स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखने लगते हैं। नागार्जुन कहते हैं कि यह सिर्फ नाउन्स के साथ नहीं है, वर्ब्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब हम कहते हैं आई एम वॉकिंग, तो हम एज्यूम करते हैं कि कोई आई है जो वॉकिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ वॉकिंग हो रही है, कोई सेपरेट वॉकल नहीं है। ये लैंग्वेज की फंडामेंटल लिमिटेशन है। लैंग्वेज नेसेसरली डुअलिस्टिक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिवाइड करती है। ये डूअर और एक्शन में सेपरेट करती है। लेकिन रियलिटी नॉन डुअलिस्टिक है। रियलिटी में कोई क्लियर डिविजन्स नहीं है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, फ्लोइंग है। लैंग्वेज का एक और प्रॉब्लम यह है कि ये टाइम को आर्टिफिशियली फ्रीज कर देती है। जब हम कहते हैं द सन इज शाइनिंग, तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली सन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, स्लोली बर्निंग कर रहा है। कोई मोमेंट में ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इस डायनामिक रियलिटी को स्टैटिक स्टेटमेंट में कैप्चर करने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज यूजलेस है। लैंग्वेज प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूजफुल है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम फॉरगेट कर जाते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है। हम स्टार्ट करते हैं बिलीविंग कि लैंग्वेज रियलिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। यही इल्यूजन क्रिएट होता है। नागार्जुन सजेस्ट करते हैं कि हमें लैंग्वेज को स्किलफुली यूज करना चाहिए। हमें रिमेंबर रखना चाहिए कि वर्ड्स सिर्फ पॉइंटर्स हैं, रियलिटी नहीं। जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि ये सिर्फ कन्वेंशनल डेजिग्नेशन है, अल्टीमेट ट्रूथ नहीं। ये अवेयरनेस हमारी कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करती है। जब हम समझ जाते हैं कि वर्ड्स के मीनिंग्स फिक्स्ड नहीं हैं, तो हम ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। हम ट्राई करते हैं समझने की कि दूसरा पर्सन क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ वर्ड्स के लिटरल मीनिंग पर फोकस नहीं करते। इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये अवेयरनेस हमें लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली वर्ड्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की वजह से होते हैं। जब हम रियलाइज करते हैं कि वर्ड्स इनहेरेंटली मीनिंगलेस नहीं हैं, तो हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। इन सभी इनसाइट्स को कंबाइन करके नागार्जुन का मैसेज क्लियर हो जाता है। रियलिटी वो नहीं है जो हमें अपीयर करती है। हमारी नॉर्मल परसेप्शन में फंडामेंटल एरर्स हैं। हम मानते हैं कि चीजें इंडिपेंडेंट हैं, परमानेंट है, इनहेरेंटली एग्जिस्टिंग है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, इम्परमानेंट है, एम्प्टी ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस है। ये अंडरस्टैंडिंग इनिशियली डिसोरिएंटिंग लग सकती है,
अगर कुछ भी सॉलिड नहीं है तो फिर हम कैसे फंक्शन करें? नागार्जुन कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली लिबरेटिंग है। जब हम समझ जाते हैं कि कुछ भी परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है तो हम पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो जाते हैं, हम चेंज के लिए रेडी हो जाते हैं, हम अटैचमेंट से फ्री हो जाते हैं। ये लिबरेशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। हमने अपनी पूरी लाइफ सॉलिड रियलिटी में बिलीव करते हुए बिताई है, इसलिए ये न्यू अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली इंटीग्रेट नहीं हो जाती। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर्सपेक्टिव को प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हमारी परसेप्शन स्लोली ट्रांसफॉर्म होती जाती है। ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है? जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो रिमेंबर करिए कि ये प्रॉब्लम भी इम्पर्मानेंट है। ये कंडीशंस पर डिपेंड करती है। कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। ये आपको होप देता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस के लिए मोटिवेट करता है। जब आप सक्सेस अचीव करते हैं तो रिमेंबर करिए कि ये भी इम्पर्मानेंट है। ये आपको हम्बल रखता है और कंप्लेसेंसी से बचाता है। ये आपको मोटिवेटेड रखता है कंटिन्यू करने के लिए। जब आप रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं तो रिमेंबर करिए कि दोनों पार्टीज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हैं। कोई भी पर्सन परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है। ये आपको फॉरगिवनेस के लिए ओपन रखता है। ये आपको ग्रोथ के लिए स्पेस देता है। ये आपको पेशेंस देता है कि रिलेशनशिप्स भी इवॉल्व हो सकती हैं। जब आप अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो रिमेंबर करिए कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। जो क्वालिटीज आप अपने में देखते हैं वे भी चेंजिंग हैं। ये आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेट करता है और सेल्फ हेट्रेड से बचाता है। मध्यमक दर्शन हमें एक नया लेंस देता है रियलिटी को देखने के लिए। ये लेंस हमें दिखाता है कि जो चीज़ें सॉलिड लगती हैं वे एक्चुअली फ्लूइड हैं। जो चीज़ें सेपरेट लगती हैं वे एक्चुअली कनेक्टेड हैं। जो चीज़ें परमानेंट लगती हैं वे एक्चुअली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी सफरिंग को रिड्यूस करती है। ज्यादातर सफरिंग अटैचमेंट से आती है। हम अटैच हो जाते हैं चीजों से, लोगों से, आइडिया से। हम चाहते हैं कि वे परमानेंट रहें, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है तो हम अटैचमेंट को जेंटली रिलीज कर सकते हैं। नागार्जुन का मैसेज ये नहीं है कि हमें डिटैच्ड हो जाना चाहिए। मैसेज ये है कि हमें वाइजली एंगेज्ड रहना चाहिए। हम फुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन साथ में ये अवेयरनेस भी रख सकते हैं कि सब कुछ इम्पर्मानेंट है। ये अवेयरनेस हमें फ्रीडम देती है। शून्यता की ये लॉजिक सिर्फ एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमारे परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब हम इसे डीपली अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। हम ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सभी बीइंग्स सेम फंडामेंटल कंडीशन में है। हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं कि चेंज नेचुरल है। हम ज्यादा पीसफुल हो जाते हैं क्योंकि हम स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं इम्पर्मानेंट को परमानेंट बनाने की। ये जर्नी इजी नहीं है। हमारी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। हम नेचुरली टेंड करते हैं चीजों को सॉलिड और परमानेंट मानने की। ये सर्वाइवल के लिए यूजफुल था, लेकिन अब यही सेम टेंडेंसी हमारी सफरिंग का कॉज बन जाती है। इसलिए हमें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी होगी इस न्यू वे ऑफ सीइंग को। लेकिन अगर हम पेशेंस रखें और प्रैक्टिस करते रहें तो ग्रेजुअली ये न्यू अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेट हो जाती है। और जब ये होता है तो ये प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। लाइफ सेम रहती है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप विद लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाता है। नागार्जुन की शून्यता की ये लॉजिक हमें इनवाइट करती है एक डीपर रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये रियलिटी वर्ड से बियॉन्ड है, कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड है। ये वो रियलिटी है जो हर मोमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन हमारी कंसेप्चुअल थिंकिंग के कारण हमें दिखाई नहीं देती। जब हम इस रियलिटी को ग्लिम्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि यही है असली फ्रीडम, असली पीस, असली अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग एक गिफ्ट है जो हमें सेंचुरीज पहले दी गई थी। आज भी ये उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस टाइम थी। शायद आज और भी ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हमारी वर्ल्ड और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने के लिए हमें इस डीपर विजडम की जरूरत है। नागार्जुन का मध्यमक दर्शन हमें यह विजडम प्रोवाइड करता है। नागार्जुन का शून्यता का दर्शन एक ऐसी यात्रा है जो हमारी सोच की गहराई में ले जाती है। आज हम मध्यमक दर्शन की उन अवधारणाओं को समझेंगे जो हमारे अस्तित्व की समझ को बदल देती हैं। ये एक ऐसा रास्ता है
जो हमें धीरे धीरे उन सभी अजम्पशंस से मुक्त करता है जिन्हें हमने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया है। ये जर्नी एक जेंटल अवेकनिंग की तरह है, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधकार को मिटाती है। मध्यमक दर्शन का मतलब है मध्यम मार्ग। ये न तो चरम भौतिकवाद की तरफ जाता है और ना ही पूर्ण आध्यात्मिकता की तरफ। नागार्जुन ने इस दर्शन को दूसरी शताब्दी में स्थापित किया था। उन्होंने देखा कि हम अक्सर चीजों को या तो पूरी तरह सच मानते हैं या फिर पूरी तरह झूठ, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। जैसे कि एक नदी को देखिए, हम कहते हैं ये गंगा है या यमुना है, लेकिन क्या नदी कभी सेम रहती है? हर पल नया पानी बह रहा है, फिर भी हम कहते हैं यही नदी है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी रोजाना की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। ये एक ऐसी पजल है जिसे हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कभी गहराई से सोचते नहीं। जब हम कहते हैं कि कमरा खाली है, तो हमारा मतलब है कि उसमें फर्नीचर नहीं है, लेकिन कमरा अभी भी है। हवा है, दीवारें हैं, स्पेस है। लेकिन स्वभाव शून्यता का मतलब यह है कि चीजों का कोई इंडिपेंडेंट, इनहेरेंट नेचर नहीं है। वे एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन अपने आप में नहीं, बल्कि दूसरी चीजों के साथ रिलेशनशिप में। ये जैसे एक डेलिकेट वेब है जहां हर थ्रेड दूसरे थ्रेड्स के साथ जुड़ा हुआ है। स्वभाव शून्यता का मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। जैसे एक पेड़ को देखिए, क्या ये अकेले अस्तित्व में है? नहीं, इसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए। ये सब कुछ मिलकर ही पेड़ बनता है। पेड़ का कोई स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है। इसे माली चाहिए जो इसकी देखभाल करे, इसे उस इकोसिस्टम की जरूरत है जिसमें ये ग्रो करता है, इसे उन इंसेक्ट्स की जरूरत है जो पॉलिनेशन करते हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये कनेक्शन इतनी गहरी है कि आप कह सकते हैं कि पेड़ एक्चुअली पूरे यूनिवर्स का एक्सप्रेशन है। अब एक स्टेप और आगे जाइए। ये पेड़ हमारी कॉन्शियसनेस में भी तभी एग्जिस्ट करता है जब हम इसे देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चरल बैकग्राउंड, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इस पेड़ को कैसे परसीव करते हैं। एक बॉटनिस्ट के लिए ये कुछ और है, एक पोएट के लिए कुछ और, एक कारपेंटर के लिए कुछ और, एक बच्चे के लिए ये क्लाइंबिंग के लिए है, एक बुजुर्ग के लिए ये शेड के लिए है। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स दिखाती है कि कोई भी सिंगल फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है। यही बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। हमारे विचार भी अकेले नहीं आते। वे हमारे अनुभवों, संस्कारों, भाषा, संस्कृति पर निर्भर होते हैं। जब हम कहते हैं कि ये सच है या ये झूठ है, तो हम भूल जाते हैं कि ये सच या झूठ भी किसी कॉन्टेक्स्ट में ही है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बाहर बारिश हो रही है, ये स्टेटमेंट तभी मीनिंगफुल है जब हम जानते हैं कि मैं कहां हूं, कब कह रहा हूं और किससे कह रहा हूं। ये कंटेक्चुअल नेचर ऑफ ट्रूथ बहुत प्रोफाउंड है। अब आते हैं द्विसत्य सिद्धांत पर। नागार्जुन कहते हैं कि दो तरह की सच्चाई होती है। पहली है व्यावहारिक सत्य और दूसरी है परमार्थ सत्य। व्यावहारिक सत्य वो है जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये कहना कि सूरज उगता है। वैज्ञानिक रूप से हम जानते हैं कि सूरज नहीं उगता, पृथ्वी घूमती है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम कहते हैं सूरज उगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल है। व्यावहारिक सत्य में हमारी पूरी सोशल रियलिटी शामिल है। मनी, मैरिज, नेशनैलिटी, प्रोफेशन, ये सब व्यावहारिक सत्य हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम कलेक्टिवली अग्री करते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। 1 रुपये नोट का वैल्यू तभी है जब हम सब मानते हैं कि इसका वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू इनहेरेंट नहीं है। ये पेपर के टुकड़े में नेचुरली नहीं है। ये शेयर्ड अग्रीमेंट का रिजल्ट है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन बहुत पावरफुल है, लेकिन साथ ही फ्रेजाइल भी। परमार्थ सत्य वो है जो वास्तव में है। ये वो सत्य है जो सभी कॉन्सेप्ट्स और विचारों से परे है। ये वो सत्य है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब हम कहते हैं कि सब कुछ शून्य है, तो ये परमार्थ सत्य की बात है।
ये वो रियलिटी है जो हमारी मेंटल कंस्ट्रक्शंस के नीचे है। ये वो है जो एक्चुअली हैपनिंग है जब हम सभी लेबल्स, कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट्स को हटा देते हैं। ये जैसे ओशन की डेप्थ है जो सरफेस के वेव्स से अछूती रहती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। नागार्जुन कहते हैं कि ये दोनों सत्य अलग नहीं है। व्यावहारिक सत्य के बिना परमार्थ सत्य को समझा नहीं जा सकता और परमार्थ सत्य को समझे बिना व्यावहारिक सत्य का सही उपयोग नहीं हो सकता। ये जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को दूसरे के बिना नहीं देख सकते। ये इंटीग्रेशन बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम्स से बचाता है। ये रिलेशनशिप बहुत ही डेलिकेट है। अगर आप सिर्फ व्यावहारिक सत्य में फंसे रहते हैं तो आप सोचते हैं कि जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली रियल है। आप अटैच हो जाते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ परमार्थ सत्य की बात करते हैं और व्यावहारिक सत्य को इग्नोर करते हैं तो आप नाहिलिस्टिक हो जाते हैं। आप कहते हैं कि कुछ भी मैटर नहीं करता। ये बैलेंस मेंटेन करना एक आर्ट है। जब हम व्यावहारिक जीवन में काम करते हैं तो हमें व्यावहारिक सत्य का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है कि ये मेज है, ये कुर्सी है, ये मैं हूं, ये तुम हो। लेकिन साथ ही ये भी समझना पड़ता है कि ये सभी चीजें अपने स्वभाव से शून्य है। वे सिर्फ हमारी सुविधा के लिए बनाए गए लेबल्स हैं। ये जैसे एक मैप का इस्तेमाल करना है। मैप यूजफुल है नेविगेशन के लिए, लेकिन मैप टेरिटरी नहीं है। ये एनालॉजी बहुत हेल्पफुल है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस बैलेंस को मेंटेन करना एक आर्ट है। ये जैसे टाइट रोप वॉकिंग है। एक तरफ गिरे तो अटैचमेंट, दूसरी तरफ गिरे तो नाहिलिज्म। नागार्जुन का मिडिल वे यही है, ना तो एक्सट्रीम रियलिज्म ना ही एक्सट्रीम आइडियलिज्म। ये मिडिल वे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि एक हायर अंडरस्टैंडिंग है जो दोनों पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करती है। नागार्जुन का तर्क बहुत ही चतुर है। वे कहते हैं कि अगर कोई चीज अपने स्वभाव से अस्तित्व में होती तो वो कभी बदल नहीं सकती। लेकिन हम देखते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है। बीज पेड़ बनता है, बच्चा बड़ा होता है, विचार आते जाते रहते हैं। ये बदलाव इसलिए संभव है क्योंकि कोई भी चीज अपने स्वभाव से स्थिर नहीं है। ये लॉजिक बहुत सिंपल है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड है। ये आर्ग्यूमेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। हम सब जानते हैं कि चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन हम ये कनेक्शन नहीं बनाते कि चेंज पॉसिबल तभी है जब चीजों का कोई फिक्स्ड एसेंस नहीं है। अगर आपका एसेंस फिक्स्ड होता तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते थे, कभी लर्न नहीं कर सकते थे, कभी हील नहीं कर सकते थे। ये रियलाइजेशन बहुत लिबरेटिंग है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। नागार्जुन शून्यता को सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका मकसद तर्क को मजबूत बनाना नहीं है। उनका मकसद है तर्क के जरिए तर्क की सीमाओं को दिखाना। ये जैसे सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर जाना और फिर सीढ़ी को हटा देना। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है। वे लॉजिक को यूज करते हैं लॉजिक को ट्रांसेंड करने के लिए। वे जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे टेट्रालेमा या चतुष्कोटि कहते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज को सिस्टमैटिकली एग्जामिन करने का तरीका है। कोई भी स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला ये है, दूसरा ये नहीं है, तीसरा ये है भी और नहीं भी है, चौथा ये न है और न नहीं है। नागार्जुन दिखाते हैं कि इन चारों में से कोई भी पोजीशन अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं है। ये सिस्टमैटिक डिकंस्ट्रक्शन है हमारी सभी फिक्स्ड बिलीफ्स। ये मेथड बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमारी सभी फिक्स्ड बिलीव्स को चैलेंज करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि चीजें या तो ब्लैक हैं या वाइट हैं, लेकिन नागार्जुन दिखाते हैं कि रियलिटी इससे कहीं अधिक सटल है। ये बाइनरी थिंकिंग से बियॉन्ड जाने का तरीका है। ये हमारे माइंड की टेंडेंसी को एड्रेस करता है सब कुछ को कैटेगरीज में बांटने की। जैसे कि अगर कोई पूछे कि क्या आप हैप्पी हैं, तो नॉर्मल लॉजिक में हम कहेंगे हाँ या ना। लेकिन रियलिटी ये है कि हम साइमल्टेनियसली कई इमोशंस फील कर सकते हैं। हम हैप्पी भी हो सकते हैं और सैड भी, या फिर हम न तो प्योरली हैप्पी हैं न ही प्योरली सैड। हमारी इमोशनल स्टेट बहुत कॉम्प्लेक्स है।
इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करना ही विजडम की शुरुआत है। वे कहते हैं कि हमारे सभी विचार, कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स किसी ना किसी फाउंडेशन पर टिके होते हैं। हम सोचते हैं कि ये फाउंडेशन पक्का है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये फाउंडेशन भी किसी और चीज पर टिका है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। कहीं कोई अल्टीमेट फाउंडेशन नहीं मिलता। ये इनफाइनाइट रिग्रेस की प्रॉब्लम है जो फिलॉसफी में बहुत फेमस है। ये जैसे प्याज छीलना है। हम एक परत छीलते हैं, नीचे दूसरी परत मिलती है, फिर उसे छीलते हैं, तीसरी परत मिलती है, अंत में कुछ नहीं बचता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज था ही नहीं। प्याज था, लेकिन वो सिर्फ परतों का कलेक्शन था, कोई सॉलिड कोर नहीं था। ये एनालॉजी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये दिखाती है कि एम्प्टीनेस का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की नेचर को एक्सप्लेन करती है। या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, एक कार को देखिए। कार क्या है? इंजन, व्हील्स, बॉडी, सीट्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप इन सब पार्ट्स को अलग कर दें तो कार कहां गई? कार सिर्फ पार्ट्स का अरेंजमेंट था, कोई इनहेरेंट कारनेस नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कार एग्जिस्ट नहीं करती। आप उसे ड्राइव कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। ये फंक्शनल रियलिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन का लॉजिक बहुत ही सिस्टमैटिक है। वे 4 तरीकों से किसी भी स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं। पहला, ये है। दूसरा, ये नहीं है। तीसरा, ये है भी और नहीं भी है। चौथा, ये न है और न नहीं है। वे दिखाते हैं कि इन चारों में से कोई भी पोजीशन अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं है। ये प्रसंगा मेथड कहलाता है, जहां आप ओपोनेंट की अजम्पशंस को उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वे कॉन्ट्रडिक्शन में एंड करती हैं। ये मेथड बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमारी सभी फिक्स्ड बिलीफ्स को चैलेंज करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि चीजें या तो ब्लैक है या वाइट है, लेकिन नागार्जुन दिखाते हैं कि रियलिटी इससे कहीं अधिक सटल है। ये हमारे माइंड की टेंडेंसी को एड्रेस करता है, सब कुछ को लिजिड कैटेगरीज में बांटने की। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डेवलप करता है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर सब कुछ शून्य है तो फिर हमें डर क्यों लगता है? ये डर कहां से आता है? नागार्जुन कहते हैं कि ये डर हमारे ईगो से आता है। ईगो का मतलब है वो सेंस ऑफ सेल्फ जो हमें लगता है कि हम हैं। ये वो वॉइस है जो हमारे माइंड में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और कहती है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये है, मेरा वो है। ये नैरेटिव बहुत पावरफुल है और ये हमारी पूरी आइडेंटिटी को शेप करती है। ये ईगो हमेशा सिक्योरिटी चाहता है। वो चाहता है कि कुछ तो पक्का हो, कुछ तो स्टेबल हो जिस पर वो डिपेंड कर सके। जब हमें पता चलता है कि कुछ भी परमानेंटली स्टेबल नहीं है तो ईगो को लगता है कि वो खत्म हो जाएगा। यही डर है, ये एग्जिस्टेंशियल टेरर है। ये वो फियर है जो हमें लगता है जब हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी थ्रेट में है। ये फियर बहुत प्राइमल है, बहुत बेसिक है। ये फियर बहुत डीप रूटेड है। ये चाइल्डहुड से शुरू होता है। बच्चा धीरे धीरे ये सीखता है कि मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन साथ ही ये एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है। हम सोचने लगते हैं कि हमारी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी है जो प्रोटेक्ट करनी है। ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बन जाता है जो बाद में प्रिजन बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ईगो सोचता है कि अगर कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि ये उल्टा है। अगर चीज़ें परमानेंटली फिक्स्ड होती तो कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तभी पॉसिबल है जब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जब वे इंटरकनेक्टेड हैं। ये पैराडॉक्स है जो समझना ज़रूरी है। जैसे लैंग्वेज को देखिए, वर्ड्स का मीनिंग तभी है जब वे दूसरे वर्ड्स से रिलेट करते हैं। अगर हर वर्ड का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। वर्ड्स का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। यही शून्यता है। लैंग्वेज इटसेल्फ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मीनिंग एमर्ज होती है रिलेशनशिप से, ना कि इनहेरेंट प्रॉपर्टीज से। ये एमर्जेंस बहुत ब्यूटीफुल है। एक और एग्जाम्पल म्यूजिक की है। एक नोट अकेले में कोई पर्टिकुलर इमोशन क्रिएट नहीं करता, लेकिन जब वो दूसरे नोट्स के साथ कंबाइन होता है तो मेलोडी बनती है। मेलोडी नोट्स में इनहेरेंट नहीं है, लेकिन ये रियल है। आप इसे फील कर सकते हैं या आपको मूव कर सकती है। ये एमर्जेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि ब्यूटी और मीनिंग रिलेशनशिप्स में है, थिंग्स में नहीं।
ये समझना बहुत जरूरी है कि शून्यता का मतलब नाहिलिज्म नहीं है। नाहिलिज्म कहता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता क्योंकि कुछ भी रियल नहीं है, लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि सब कुछ मैटर करता है क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस भी फिक्स्ड नहीं है, वे भी कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम दोनों देता है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत लिबरेटिंग है। जब आप रियलाइज करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, तो आप उनसे डिफरेंटली रिलेट कर सकते हैं। जब आप रियलाइज करते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स भी परमानेंट नहीं हैं, तो आप उनमें अटैच नहीं होते। ये इक्वानिमिटी डेवलप करता है, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड जो सर्कमस्टांसेस से डिस्टर्ब नहीं होता। ईगो का डर ये भी है कि अगर मैं परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर मेरी अचीवमेंट्स का क्या मतलब, मेरे रिलेशनशिप्स का क्या मतलब। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि मीनिंग परमानेंट एग्जिस्टेंस से नहीं आता, मीनिंग आता है इंटरकनेक्शन से, चेंज से, ग्रोथ से। आपकी अचीवमेंट्स मीनिंगफुल हैं क्योंकि वे दूसरों को अफेक्ट करती हैं। आपके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल हैं क्योंकि वे म्यूचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मीनिंग ज्यादा रिच है, ज्यादा अलाइव है। ये जैसे रिवर का फ्लो है। रिवर वाटर हमेशा चेंजिंग है, लेकिन रिवर का एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल है। ये लैंडस्केप को शेप करती है, ये लाइफ को सपोर्ट करती है। इसका मीनिंग इसके परमानेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है, बल्कि इसके कंटिन्यूअस फ्लो में है। ये फ्लो इटसेल्फ लाइफ है, ये फ्लो इटसेल्फ ब्यूटी है। जब हम शून्यता को समझते हैं तो हमें फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम किससे? फिक्स्ड आइडेंटिटीज से, रिजिड बिलीफ्स से, अननेसेसरी अटैचमेंट्स से। ये फ्रीडम हमें ज्यादा कंपैशनेट बनाती है क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सभी बीइंग्स सेम कंडीशन में हैं, सभी शून्य हैं, सभी इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप रियलाइज करते हैं कि दूसरे लोग भी सेम फंडामेंटल इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो नेचुरली कंपैशन आती है। ये कंपैशन फोर्स्ड नहीं है, ये नेचुरल है। ये अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे परमानेंट नहीं मानते। हम जानते हैं कि ये भी चेंज होगी। ये हमें पैनिक नहीं होने देता। जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम उसमें भी अटैच नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी टेम्पररी है। ये हमें हम्बल रखता है। ये बैलेंस बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन ये पैसिव होने का मतलब नहीं है। जब आप समझते हैं कि चीजें चेंज हो सकती हैं, तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं पॉजिटिव चेंज के लिए वर्क करने के लिए। अगर चीजें फिक्स्ड होती तो कोई पॉइंट नहीं होता एफर्ट करने का। ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली एम्पावरिंग है। ये हमें एजेंसी देती है। नागार्जुन का मैसेज ये नहीं है कि हम पैसिव हो जाएं, उनका मैसेज है कि हम वाइज एक्शन करें। वाइज एक्शन वो है जो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाए कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और सब कुछ चेंज होता रहता है। ये एक्शन ईगो ड्रिवन नहीं होता, बल्कि विजडम ड्रिवन होता है। ये एक्शन से आउटकम्स के साथ अटैचमेंट नहीं होती। जब आप ईगो ड्रिवन एक्शन करते हैं तो आपका फोकस होता है कि मैं क्या गेन करूंगा, मैं कैसे दिखूंगा, मेरा क्या होगा। लेकिन जब आप विजडम ड्रिवन एक्शन करते हैं तो आपका फोकस होता है कि ये एक्शन ओवरऑल सिचुएशन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। आप बिगर पिक्चर देखते हैं, आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर करते हैं, आप सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हैं। शून्यता की अंडरस्टैंडिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होती। पहले हम इंटेलेक्चुअली समझते हैं, फिर धीरे धीरे ये हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा बनती है। ये जैसे पानी में नमक घुलना है। पहले नमक अलग दिखता है, फिर धीरे धीरे पूरे पानी में घुल जाता है। आप टेस्ट कर सकते हैं कि नमक है, लेकिन आप उसे सेपरेटली नहीं देख सकते। ये इंटीग्रेशन बहुत ब्यूटीफुल है। ये प्रोसेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। ईगो अक्सर जल्दी में होता है। वो चाहता है कि एनलाइटनमेंट भी कोई अचीवमेंट हो जिसे वो पोजेस कर सके। लेकिन शून्यता की अंडरस्टैंडिंग पोजेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। ये लेटिंग गो की प्रोसेस है, अक्यूमुलेटिंग की नहीं। ये सरेंडर की प्रोसेस है, कंट्रोल की नहीं। ये जैसे एक टाइट फिस्ट को स्लोली खोलना है। पहले आप रियलाइज करते हैं कि आप कुछ होल्ड कर रहे हैं, फिर आप रियलाइज करते हैं कि ये होल्डिंग अननेसेसरी है, फिर धीरे धीरे आप अपनी ग्रिप लूज करते हैं। अंत में आपका हैंड कंप्लीटली ओपन हो जाता है।
ये प्रोसेस स्कैरी हो सकती है क्योंकि लगता है कि सब कुछ स्लिप अवे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत फ्रीइंग है। ये जैसे एक बर्डन उतारना है जिसे हम बिना जरूरत के कैरी कर रहे थे। नागार्जुन का दर्शन हमें सिखाता है कि विजडम और कंपैशन अलग नहीं है। जब हम ट्रूली समझते हैं कि सब कुछ एम्प्टी है तो नेचुरली कंपैशन आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी बीइंग्स सेम फंडामेंटल कंडीशन शेयर करते हैं। हम सब सेम बोट में हैं, हम सब ट्राइंग कर रहे हैं सिक्योरिटी फाइंड करने की, हैप्पीनेस फाइंड करने की, मीनिंग फाइंड करने की। जब ये रियलाइजेशन आती है तो जजमेंट कम हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है। ये एम्पैथी डेवलप करता है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे रिलेशनशिप्स को भी ट्रांसफॉर्म करती है। हम दूसरों से कम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी चेंजिंग बीइंग्स हैं। साथ ही हम ज्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हर कोई अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। ये ब्लेम गेम को कम करता है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। ये फॉरगिवनेस को ईजियर बनाता है। जब आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो नॉर्मली आप थिंक करते हैं कि वो पर्सन इनहेरेंटली बैड है या आप इनहेरेंटली राइट है। लेकिन जब आप एम्प्टीनेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी कंडीशंस का रिजल्ट है। मे बी वो पर्सन स्ट्रेस्ड है, मे बी उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, मे बी आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं थी। ये पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। ये सॉल्यूशंस फाइंड करने में फोकस करता है, ब्लेम करने में नहीं। अंत में नागार्जुन का शून्यता का दर्शन एक इन्विटेशन है। ये इन्विटेशन है कि हम अपनी फिक्स्ड आइडियाज को छोड़ें और रियलिटी को वैसे देखें जैसी वो एक्चुअली है। ये स्कैरी लग सकता है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी चली जाती है, लेकिन इसके बदले में हमें मिलती है फ्रीडम, विजडम और जेन्युइन पीस। ये ट्रेड ऑफ बहुत वर्थवाइल है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन ये वर्थवाइल है क्योंकि अंत में हम डिस्कवर करते हैं कि जिस सिक्योरिटी को हम ढूंढ रहे थे वो कभी थी ही नहीं, और जिस फ्रीडम से हम डर रहे थे वो ही हमारा ट्रू नेचर है। ये रियलाइजेशन ग्रेजुअली आती है, मोमेंट्स में, कभी मेडिटेशन में, कभी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, कभी किसी लव्ड वन के साथ डीप कनेक्शन फील करते हुए। ये मोमेंट्स हमें ग्लिम्प्स देते हैं कि एक्चुअली कैसा है जब हम अपनी फिक्स्ड आइडियाज को छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ये जैसे एक जेंटल अवेकनिंग है जो हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारी सोच को बदल देगी। नागार्जुन के मध्यमक दर्शन में छुपा है एक गहरा रहस्य, शून्यता का तर्क। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। आइए समझते हैं कि कैसे शून्यता हमें सच्ची स्वतंत्रता दिला सकती है। जब हम सुबह उठते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ सॉलिड है, परमानेंट है। ये दीवार, ये कुर्सी, ये मेज, सब कुछ अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक इल्यूजन है, कि वास्तव में कोई भी चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है? यही है नागार्जुन की रेवोल्यूशनरी इनसाइट का शुरुआती पॉइंट। दूसरी शताब्दी में नागार्जुन ने मध्यमक दर्शन की नींव रखी थी। उनका मुख्य सिद्धांत था शून्यता या शून्यता। लेकिन ये शून्यता वो नहीं है जो हम सोचते हैं। ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। नागार्जुन कहते थे कि सभी चीजें प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होती हैं, यानी हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इस विचार को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एक कप चाय रखी है। आप सोचते हैं ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन नागार्जुन कहेंगे, रुकिए, इस चाय को गहराई से देखिए। ये चाय पत्ती के बिना नहीं हो सकती। चाय पत्ती पेड़ के बिना नहीं हो सकती। पेड़ मिट्टी, पानी, धूप के बिना नहीं हो सकता। पानी क्लाउड्स के बिना नहीं हो सकता। क्लाउड्स ओशन के इवापोरेशन के बिना नहीं हो सकते। ओशन पृथ्वी के फॉर्मेशन के बिना नहीं हो सकता। ये चेन कहाँ खत्म होती है? कहीं नहीं। इस विचार को समझना आसान नहीं है।
हमारा मन हमेशा चीज़ों को अलग अलग देखता है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, ये मेज़ अलग है, वो पेड़ अलग है। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा भ्रम है। वास्तव में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव इतना गहरा है कि कोई भी चीज़ अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकती। ये अंडरस्टैंडिंग तुरंत नहीं आती। हमारा कंडीशन्ड माइंड रेजिस्टेंस करता है। हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर्स ने सर्वाइवल के लिए चीज़ों को सेपरेट कैटेगरीज में बांटा है। ये सेफ है, वो डेंजरस है, ये माइन है, वो योर्स है, ये फ्रेंड है, वो एनिमी है। ये कैटेगराइजेशन ज़रूरी था सर्वाइवल के लिए, लेकिन अब यही हमारी सफरिंग का कारण बन गई है। शून्यता का मतलब यह है कि चीज़ों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे सिर्फ संबंधों के जाल में दिखाई देती हैं। जैसे एक फूल मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी के बिना नहीं हो सकता। फूल का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ इन सभी तत्वों का मिलना है। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं है, यह हमारे इमोशंस, थॉट्स, रिलेशनशिप्स सब के बारे में है। जब आप एंग्री फील करते हैं तो क्या ये एंगर आपके अंदर से इंडिपेंडेंटली अराइज होता है, या ये किसी सिचुएशन, किसी मेमोरी, किसी एक्सपेक्टेशन के कारण होता है? जब आप डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि कोई भी इमोशन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। सब कुछ कंडीशंस पर डिपेंडेंट है। अब सवाल यह है कि ये समझ हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब हम समझ जाते हैं कि चीजों का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, तो हमारा लगाव कम हो जाता है। हम चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, और जब पकड़ने को कुछ नहीं है तो खोने का डर भी नहीं रहता। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है। पहले हम इंटेलेक्चुअली समझते हैं, फिर स्लोली इमोशनली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक पर्सन जो बरसों से एक पर्टिकुलर वे में सोचता आया है, वो ओवरनाइट अपनी थिंकिंग पैटर्न नहीं बदल सकता, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। ये डर ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। हम डरते हैं कि हमारा पैसा चला जाएगा, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हमारी रेप्यूटेशन डैमेज हो जाएगी, हमारे चिल्ड्रन हमसे दूर हो जाएंगे, हमारी जॉब चली जाएगी। ये फियर्स एंडलेस हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि ये सभी चीजें वैसे भी अस्थायी हैं, तो हमारा डर कम हो जाता है। हम इन्हें एंजॉय करते हैं जब तक ये हैं, लेकिन इनसे चिपकते नहीं। मान लीजिए आपका फेवरेट रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। नॉर्मली आप अपसेट होंगे, नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, लेकिन शून्यता की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रियलाइज करते हैं कि ये रेस्टोरेंट भी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का रिजल्ट था। ओनर का डिसीजन, इकोनॉमिक कंडीशंस, रेंट प्राइसेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस, सब कुछ मिलकर इसका क्लोजर हुआ है। ये नेचुरल है। आप उन अच्छे मेमोरीज को चेरिश करते हैं, लेकिन इसके क्लोजर को पर्सनली नहीं लेते। ये स्वतंत्रता है, सच्ची स्वतंत्रता। जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। ये गहरी शांति है जो हमारे अंदर से आती है। ये वो पीस है जो सर्कमस्टेंसेस से इंडिपेंडेंट होती है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। आश्चर्य की बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही कहती है। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं है। वे प्रोबेबिलिटी वेव्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक वे एक साथ कई जगह हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली बहुत स्ट्रेंज लगती है। हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि चीजें डेफिनेट प्लेसेस पर होती हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन्वेस्टिगेट किया, तो पाया कि रियलिटी बिल्कुल अलग है। पार्टिकल्स की कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती, वे पोटेंशियल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ एक्यूरेटली नहीं माप सकते। ये सिर्फ मेजरमेंट की लिमिटेशन नहीं है, बल्कि रियलिटी की फंडामेंटल नेचर है। पार्टिकल्स का कोई फिक्स्ड एग्जिस्टेंस नहीं है।
ये प्रिंसिपल हमारे कॉमन सेंस को चैलेंज करती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बेटर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनसर्टेनिटी रियलिटी की बेसिक प्रॉपर्टी है। जितना एक्यूरेटली हम पोजीशन मेजर करते हैं, उतना ही इनएक्यूरेट मोमेंटम का मेजरमेंट हो जाता है। आइंस्टाइन को ये बात पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा था कि भगवान डाइस नहीं खेलता। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हिडन वेरिएबल्स होंगे जो इस अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट्स, स्पेशली बेल्स थ्योरम के टेस्ट्स ने साबित कर दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है। रियलिटी वास्तव में अनसर्टेन और इंटरकनेक्टेड है। क्वांटम इंटैंगलमेंट एक और अमेजिंग फिनोमिनन है। दो पार्टिकल्स एक बार इंटैंगल हो जाएं तो वे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। एक पार्टिकल की स्टेट चेंज करने से दूसरी पार्टिकल की स्टेट भी इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। ये फिनोमिनन स्पेस और टाइम की लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करती है। अगर एक एंटैंगल्ड पार्टिकल अर्थ पर है और दूसरी मार्स पर है, तो भी वे इंस्टेंटली कनेक्टेड रहती हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स के सारे रूल्स को ब्रेक करती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने रिपीटेडली कंफर्म किया है कि ये रियल है। ये सब नागार्जुन के शून्यता के कॉन्सेप्ट से मिलता है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि इंडिपेंडेंट स्टेबल ऑब्जेक्ट्स का कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस का रिजल्ट है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये रियलिटी की फंडामेंटल नेचर है। मॉडर्न फिजिसिस्ट्स जैसे डेविड बॉम और फ्रिट्जॉफ कापरा ने इस कनेक्शन को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने दिखाया है कि ईस्टर्न फिलॉसफी और मॉडर्न फिजिक्स में गहरी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों कहते हैं कि सेपरेशन एक इल्यूजन है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बोम ने इम्प्लिकेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके अनुसार जो चीजें हमें सेपरेट दिखती हैं, वे एक्चुअली एक डीपर लेवल पर कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन विजिबल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नागार्जुन ने कहा था कि सब कुछ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से अराइज होता है। कैपरा ने अपनी बुक द टाओ ऑफ फिजिक्स में दिखाया कि क्वांटम मैकेनिक्स और ईस्टर्न मिस्टिसिज्म के बीच स्ट्राइकिंग पैरेलल्स हैं। दोनों कहते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है। दोनों कहते हैं कि रियलिटी डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं। अब सवाल यह है कि इस समझ से हमारा जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जब हम शून्यता को समझ जाते हैं तो हमारे अंदर कई बदलाव आते हैं। पहला बदलाव यह है कि हमारी स्टबर्ननेस कम हो जाती है। हम अपनी ओपिनियंस को इतनी मजबूती से नहीं पकड़ते। जब हम समझ जाते हैं कि हमारे विचार भी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का रिजल्ट हैं, तो हम उन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते। हमारे ओपिनियंस हमारी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस, करंट मूड सबका कॉम्बिनेशन है। कोई भी ओपिनियन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ये अंडरस्टैंडिंग हमें हम्बल बनाती है। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल इशू पर बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। आप सोचते हैं कि आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन शून्यता की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रियलाइज करते हैं कि ये व्यू पॉइंट भी कंडीशंस का प्रोडक्ट है। अगर आप किसी दूसरे फैमिली में पैदा हुए होते, दूसरे एनवायरनमेंट में पले होते, तो शायद आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग होता है। ये रियलाइजेशन आपको डिफेंसिव नहीं बनाती, बल्कि क्यूरियस बनाती है। आप दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि उनके ओपिनियंस कैसे फॉर्म हुए हैं। ये ओपननेस हमारे रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है। दूसरा बदलाव यह है कि हमारी कंपैशन बढ़ जाती है। जब हम समझ जाते हैं कि सभी बीइंग्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो हमारा एम्पैथी नेचुरली बढ़ जाता है। दूसरों का दुख हमारा दुख लगता है, दूसरों की खुशी हमारी खुशी लगती है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि रियलिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। ये कंपैशन फोर्स्ड नहीं होती। जब आप ट्रूली रियलाइज करते हैं कि आप और दूसरे पर्सन फंडामेंटली कनेक्टेड हैं, तो कंपैशन नेचुरली अराइज होती है। ये वैसा ही है जैसे आपका एक हाथ दूसरे हाथ की हेल्प ऑटोमेटिकली करता है, कोई एफर्ट नहीं लगता। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई ड्राइवर आपको कट करता है। नॉर्मली आप एंग्री हो जाते हैं, लेकिन शून्यता की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रियलाइज करते हैं कि ये पर्सन भी कंडीशंस का प्रोडक्ट है। शायद वो लेट है, शायद कोई इमरजेंसी है, शायद वो स्ट्रेस्ड है। आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा बदलाव ये है कि हमारा ईगो कम हो जाता है।
जब हम समझ जाते हैं कि सेल्फ भी एक कंस्ट्रक्शन है, तो हमारी अहंकार की भावना कम हो जाती है। हम अपने अचीवमेंट्स को लेकर इतने प्राउड नहीं होते, अपनी फेलियर्स को लेकर इतने अपसेट नहीं होते। ये बैलेंस हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब आप कोई सक्सेस अचीव करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ये सिर्फ आपकी इंडिविजुअल एफर्ट का रिजल्ट नहीं है, आपके टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, आपके फैमिली का सपोर्ट है, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिछली जनरेशंस का नॉलेज है। आप ग्रेटफुल फील करते हैं लेकिन एरोगेंट नहीं होते। सिमिलरली, जब कोई फेलियर होती है तो आप इसे पर्सनली नहीं लेते। आप समझते हैं कि ये भी कंडीशंस का रिजल्ट है। आप इससे लर्न करते हैं लेकिन अपने आप को ब्लेम नहीं करते। ये बैलेंस्ड अप्रोच आपको रेजिलिएंट बनाती है। चौथा बदलाव ये है कि हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है। जब हमारे मन में कम क्लटर होता है तो हम चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। हमारे डिसीजंस बेटर होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हम प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। ये क्लैरिटी मेडिटेशन प्रैक्टिस से भी आती है। जब हम रेगुलरली मेडिटेट करते हैं तो हम अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। हम देखते हैं कैसे थॉट्स अराइज होते हैं, कैसे वो चेंज होते हैं, कैसे वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमें थॉट से आइडेंटिफाई नहीं करने में हेल्प करती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है, ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम शून्यता की प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे ये चेंजेस आते जाते हैं। मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का। जब हम क्वाइटली बैठते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वे कैसे अराइज होते हैं और पास अवे हो जाते हैं। शुरुआत में मेडिटेशन चैलेंजिंग लग सकती है। हमारा माइंड रेस्टलेस होता है, थॉट्स कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, लेकिन यह नॉर्मल है। हमें पेशेंस रखना होता है। स्लोली हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि थॉट्स भी इम्पर्मानेंट हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। माइंडफुलनेस भी हेल्पफुल है। जब हम डेली एक्टिविटीज़ को माइंडफुली करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जब हम खाना खाते हैं तो हम फील कर सकते हैं कि ये खाना फार्मर्स, सन, रेन, सॉइल सबका कंट्रीब्यूशन है। ये अवेयरनेस हमारी ग्रैटिट्यूड बढ़ाती है। जब आप मॉर्निंग में कॉफ़ी पीते हैं तो आप थिंक कर सकते हैं कि ये कॉफ़ी कैसे आपके कप तक पहुंची है। कॉफ़ी बीन्स किसी फार्म पर ग्रो हुई हैं, फार्मर्स ने मेहनत की है, वर्कर्स ने हार्वेस्ट किया है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज ने इसे शिप किया है, रोस्टर्स ने इसे प्रोसेस किया है, रिटेलर्स ने इसे सेल किया है। ये सब इंटरकनेक्टेड प्रोसेस हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। शून्यता का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये नाइलिज्म नहीं है। शून्यता का मतलब ये है कि चीजें वैसे एग्जिस्ट नहीं करती जैसे हम सोचते हैं। वे इंडिपेंडेंट परमानेंट एंटिटीज नहीं हैं, लेकिन वे कन्वेंशनल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। ये दो लेवल्स की ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ और कन्वेंशनल ट्रुथ। अल्टीमेट लेवल पर सब कुछ एम्प्टी है, कन्वेंशनल लेवल पर चीजें एग्जिस्ट करती हैं और फंक्शन करती हैं। हमें दोनों लेवल्स को समझना होगा। अगर हम सिर्फ अल्टीमेट ट्रुथ को देखें तो हम प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी सकते। अगर हम सिर्फ कन्वेंशनल ट्रुथ को देखें तो हम सफरिंग में फंसे रहते हैं। मान लीजिए आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। कन्वेंशनल लेवल पर ये रियल ट्रांजैक्शन है, आपका अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अल्टीमेट लेवल पर ये सिर्फ नंबर्स हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मनी की कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ सोशल एग्रीमेंट है कि इन नंबर्स की वैल्यू है। दोनों लेवल्स को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। आप मनी को सीरियसली लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, लेकिन आप इससे अटैच नहीं होते। आप इसे टूल की तरह यूज करते हैं, लेकिन इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। शून्यता एक्चुअली क्लैरिटी है। जब हमारे मन से मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाते हैं तो हम रियलिटी को वैसे देख सकते हैं जैसी वो है। ये क्लैरिटी ही विजडम है। ये विजडम ही कंपैशन का सोर्स है। जब हम क्लियरली देख सकते हैं तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। ये क्लैरिटी हमें दिखाती है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जो चीजें इंडिपेंडेंट नहीं हैं वही ट्रूली कनेक्टेड हैं। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। जब हम अपनी सेपरेटनेस को छोड़ देते हैं तो हम सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये कनेक्शन सिर्फ फिलॉसफिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है।
जब हम इंटरकनेक्टेडनेस को फील करते हैं तो हमारे एक्शंस ऑटोमेटिकली कंपैशनेट हो जाते हैं। हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं। हम दूसरों की हेल्प करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी वेलबीइंग हमारी वेलबीइंग से कनेक्टेड है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे रिलेशनशिप्स को भी ट्रांसफॉर्म करती है। हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स को डिफरेंटली देखते हैं। हम उनकी शॉर्टकमिंग्स को ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे भी कंडीशंस का प्रोडक्ट हैं। हम उनकी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमारे साथ शेयर्ड हैं। वर्क लाइफ में भी ये अंडरस्टैंडिंग हेल्पफुल है। जब हम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो हम समझते हैं कि सक्सेस या फेलियर सिर्फ हमारी इंडिविजुअल एफर्ट का रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। टीम मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है, कंपनी का सपोर्ट है, मार्केट कंडीशंस हैं, टाइमिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें हम्बल रखती है सक्सेस में और रिजिलिएंट रखती है फेलियर में। शून्यता की प्रैक्टिस से हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जब हम फिक्स्ड आइडियाज को छोड़ देते हैं तो नई पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते हैं। हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत वैल्यूबल है। हेल्थ के लिए भी ये अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशियल है। जब हम स्ट्रेस को डिफरेंटली परसीव करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। हम समझते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशंस भी टेम्पररी हैं, वे भी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का रिजल्ट है। ये पर्सपेक्टिव हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है। एजिंग और डेथ के साथ भी हमारा रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि चेंज ही लाइफ की नेचर है तो हम एजिंग को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं। डेथ भी एक नेचुरल ट्रांजिशन लगती है, कोई ट्रेजेडी नहीं। ये एक्सेप्टेंस हमारे बाद के इयर्स को पीसफुल बनाता है। शून्यता की टीचिंग हमें यह भी सिखाती है कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। जब हमारे पास कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो हम ज्यादा कंटेंट रहते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो हम ज्यादा ग्रेटफुल रहते हैं। ये कंटेंटमेंट ही ट्रू वेल्थ है। ये जर्नी इजी नहीं है। हमारे कंडीशन्ड माइंड को ये कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस और प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। हर दिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा माइंडफुलनेस, ये सब मिलकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं। कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। जब हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ डिस्कस करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। जब हम टीचर्स से गाइडेंस लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है। ये भी इंटरकनेक्टेडनेस का एग्जाम्पल है। अंत में शून्यता एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ बीइंग है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है जो हम एक बार पालें और फिर हमेशा के लिए हमारे पास रहे। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। हर मोमेंट में हमें ये चॉइस करना होता है कि हम रियलिटी को कैसे परसीव करते हैं। जब हम शून्यता को ट्रूली समझ जाते हैं तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि सब कुछ एक ब्यूटीफुल डांस है। सब कुछ अराइज होता है, एग्जिस्ट करता है और पास अवे हो जाता है। ये डांस ही लाइफ है, ये डांस ही ब्यूटी है, ये डांस ही ट्रूथ है। ये समझ हमें फ्रीडम देती है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। लेकिन ये फ्रीडम आइसोलेशन नहीं है, ये फ्रीडम कनेक्शन है। जब हम ट्रूली फ्री होते हैं तो हम ट्रूली कनेक्टेड होते हैं। यही नागार्जुन का गिफ्ट है हमारे लिए, ये विजडम जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती है।